जब तक जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होगी, राजनीति का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मैं मेरा पक्ष रखा, जांच चल रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सच्चाई बात यह है कि विधायकों के पास जो पैसा आता है वो भ्रष्टाचार का ही पैसा है, काला धन ही है। जिस काले धन की बातें पाक साफ आदमी को फंसाकर मीडिया करना क्या चाहती है? आज की तारीख में जिस प्रकार का चुनावी सिस्टम है उसमें ईमानदार बिना डील के राजनीति करने वाला नेता ढूंढना मुश्किल है। 3 विधायकों के स्टिंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। सदाचार कमेटी की बैठक हुई। सदाचार कमेटी की बैठक में तीनों को पेश होने के लिए कहा गया। तीनों पेश हुए और तीनों ने अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार सबूत पेश करने के लिए समय मांगा। ऋतु बनावत ने 7 दिन, अनीता जाटव ने 10 दिन और सबसे ज़्यादा समय रेवत राम डांगा ने मांगा। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा। अनीता जाटव ने बात नहीं की मीडिया के साथ में। रेवत राम डांगा आए, मीडिया ने दबाव डाला तो उन्होंने कहा कि जो भी मुझसे पूछा गया मैंने दे दिया है, मैंने बता दिया है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो ये कहकर गाड़ी का कांच चढ़ाकर निकल गए। ऋतु बनावत एक बार फिर मीडिया के सामने आई और इन्होंने वही बातें दोहराई। ऋतु बनावत ने कहा कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया गया है, मेरे संग धोखा किया गया है, कोई डील नहीं हुई। और साथ साथ ऋतु बनावत ने कहा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्राचार के माध्यम से सरकार को निर्देशित करने के लिए कहा है कि सीबीआई की जांच की जाए। क्या कहा ऋतु बनावत ने, ये आप सुन लीजिए। उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मेरे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू। पहले सुनिए ऋतु बनावत और रेवत राम डांगा ने क्या कहा। ये देखिए क्यूसर के विधायक हैं रेवंत राम डांगा, जो कि विधानसभा से जा रहे हैं। और अब देखिए समिति ने हमें बुलाया, मैं मेरा पक्ष रखा, जांच चल रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये देखिए ये विधायक जी भागते हुए नजर आ रहे हैं जवाबों से। और आप देखिए इनकी गाड़ी है जा रही है, इनके पीछे साफ तौर पर लिखा हुआ भी है कि डांगा हमने इनसे बात करने की कोशिश की और वो बात नहीं करना चाह रहे हैं और जवाबों से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। और एक के बाद एक उनकी तमाम गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूँ, बाकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सभी को मालूम है कि आज सदाचार कमेटी की मीटिंग थी और मेरे को नोटिस दिया गया था कि जो ये मामला चल रहा है विधायक निधि में कमीशनखोरी का, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से, सदाचार कमेटी के माध्यम से रखने का मौका दिया। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो एक पहलू पर कोई निर्णय नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात मुझे विधानसभा की लगी कि सदाचार कमेटी के माध्यम से मैंने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा। जैसा कि मैं लगातार जिस दिन से ये खबर छपी उस दिन से अपना पक्ष में आप सब लोगों के माध्यम से रख रही हूँ। और ये चीज़ भी मैंने विधानसभा में कमेटी के सामने कही कि ये न केवल राजनेताओं पर प्रश्न लगाने का काम उस पत्रकार ने किया, बल्कि मीडिया पर भी प्रश्न लगाया है कि किस तरह से गलत आदमी को फंसाकर, पाक साफ आदमी को फंसाकर मीडिया करना क्या चाहती है। मैं लगातार कह रही थी, आपसे पहले भी कहा है कि जब मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, मैं लगातार मांग कर रही हूं कि सीबीआई से आप जांच करा लो, तो आप क्यों नहीं छाप रहे। आपने सिर्फ ऋतु को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद आपकी चुप्पी है क्योंकि आपके खिलाफ बोल रही हूं, धड़ल्ले से बोल रही हूं, पूरी निडरता के साथ बोल रही हूं। तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है उनके, जिन्होंने ये आरोप मेरे ऊपर लगाया। आप देखिए आज मैंने अपना पूरा पक्ष रखा कि भाई मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ये बात तो उन्होंने खुद ही स्वीकारी है। और रही मेरे पति की बात, तो विधानसभा समिति उनको भी बुला ले, उनसे भी बात करें, वो अपना पक्ष रख पाएंगे। पूरा जो उससे उनसे वार्तालाप हुआ, जो मेरे से वार्तालाप हुआ, वो एक एक चीज़ मैंने उनको बता दी कि मेरे से क्या क्या बात हुई थी। कुछ चीज़ें वीडियो में दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रही हैं, वो भी मैंने बताई कि उसने कहा कि 26 का आपको लेटर, 24 का दे दो, 25 का दे दो, 26 का दे दो, 3 साल में किसी का भी आप लेटर दे दो, मैं सब करा लूँगा। लेकिन मैंने सब मना कर दिया, जबकि उसने मेरे सामने 1% भी, एक बार भी ये जिक्र नहीं किया था कि कोई
वो हमें इस अनुशंसा लेटर के एवज में कुछ देना चाहता है, फिर भी मेरे पे आरोप लगाया। आप देखिए हद पार कर चुका। आज की एक खबर अखबार में छपी कि ऋतु बनावत के मतलब तीनों विधायकों की निधि की जांच हो रही है। मैंने तो पहले ही दिन से कह दिया आप करो, और आज जांच हो रही है। उसमें खबर छापी गई कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की सीतपुर पंचायत में 80 हैंडपंप दिए गए, जबकि मैं आपको लेटर भी दिखा सकती हूँ जो मैंने अभी ऑफिस से मंगवाया है कि कुल मिलाकर दोनों सालों में मैंने 36 लाख के काम उस पंचायत में दिए और लिखा गया कि 80 हैंडपंप दे दिए। इतने तो भैया मैंने पूरी अपनी विधानसभा में नहीं दिए। तो ये मैनिपुलेटेड खबरें लाने का, अनावश्यक जन नेताओं पर प्रेशर बनाने का, एक ब्लैकमेलिंग का जो काम है, इसका कच्चा चिट्ठा मुझे खोलना है। इसलिए निडरता से अपनी बात कह रही हूँ। और अटल जी की कुछ पंक्तियाँ मेरे जहन में हमेशा रहती है, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद यहाँ पहुँची हूँ कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार नहीं मानूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। न्याय होते हुए पूरी दुनिया देखेगी, मेरी जनता, मेरा ईश्वर, मेरा ज़मीर जानता है कि मैंने गलत कुछ नहीं किया। तो गिरिराज जी मेरे साथ न्याय करेंगे। देखिए कुछ तथ्यों की रिपोर्ट मैंने भी कहा कि अभी कुछ चीज़ों की रिपोर्ट्स आना बाकी है। मैं भी तथ्यों का संकलन कर रही हूँ, तो मैंने उनसे समय मांगा है कि कुछ समय मुझे दिया जाए उन रिपोर्ट्स के आने का। उसके बाद जो भी समय वो देंगे, अभी समिति निर्णय करेगी कि कितना टाइम देना है तीनों विधायकों से, क्योंकि मेरे से अभी बात हुई, अभी और विधायकों से बात चल रही है। तो उसके बाद वो बताएंगे, जैसे समिति में हमसे कहेगी कि इतने दिन बाद देना है, जब देना है हम और सबूत इसके पेश करेंगे। जी मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से अभी, क्योंकि वो तो अभी मिले नहीं थे, लेकिन मैंने एक पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी कि इस पूरे मामले की, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगाना आसान होता है, कलंक किसी पर लगाना आसान होता है, उसको हटाना मुश्किल होता है। तो जो दूध का दूध और पानी का पानी वो होना चाहिए। तो मैंने अध्यक्ष जी से मांग रखी कि आप सीबीआई के थ्रू सरकार को निर्देश दें कि सीबीआई के थ्रू इसकी जांच कीजिए। आपसे पूछा क्या क्या गया? उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो खबर छपी उसमें आपका क्या रोल है। तो मैंने उनको सारा वाकया जो हुआ वो सुनाया। मैंने ये भी बताया कि ये वीडियो में कई बार एडिट है, उसकी भी ये रिपोर्ट आ जाएंगी। और खुद उस अखबार ने, उस तथाकथित पत्रकार ने बार बार चिल्ला के ये खुद ही कह रहा है कि ऋतु बनावत के साथ में कोई बात नहीं हुई, तो ऋतु बनावत की धूमिल करने का प्रयास छवि को वो आप क्यों कर रहे हो। और एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि विधायक निधि खर्च करने का भी एक गाइडलाइन है। विधायक निधि किसी भी मद में खर्च नहीं हो सकती, उसकी एक गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन मैंने नहीं बनाई है। मैं तो पहली बार की विधायक हूँ। जिस घर में मैं रहती हूँ उसका एक दरवाजा हमारे गांधी सेवा सदन के सामने खुलता है, जो कि आजादी के बाद से बहुत पुरानी इकाई खादी की मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। मेरे एड्रेस में भी आप देखेंगे तो गांधी सेवा सदन, तो उसकी उस कॉलोनी को ही जाना ही उसके नाम से जाता है। और वहाँ के लोग मेरे वोटर हैं। अगर वो किसी काम के लिए मेरे पास आए तो मुझे उनको काम देना है, क्यों नहीं देना है। और जब पीएम मोदी जी, सीएम साहब, सब लोग खादी के प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो पहली बात तो वो गलत नहीं है। अगर गलत काम होता, मेरा तो अनुशंसा करने का काम कि मैं किसी विकास कार्य के लिए, कोई अच्छे कार्य के लिए अनुशंसा कर सकती हूँ। इनका इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार का, प्रशासन का है। तो आप विधायक निधि की खूब जांच कराएं, कहीं मैं गलत हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और मैं गलत नहीं हूँ तो उस पत्रकार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये मेरी, क्योंकि ये आप सब पर भी प्रश्न चिन्ह है। आपने ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया, किस तरह से ब्लैकमेलिंग? आप क्या? देखिए मैं आपको बताऊं कि वो पत्रकार जब मेरे सामने आया था तो उसने मेरे से, जिस आम व्यक्ति बनकर आया, और उसने मेरे से बार बार ये कहा कि कई विधायकों के पत्र हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और एक इतनी मोटी फाइल उसके हाथ में थी। एक विधायक का पत्र तो उसने दिखाने की भी कोशिश करी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि किस विधायक का पत्र है। वो लगातार कह रहा था कि मैडम देखो इतने सारे विधायकों का पत्र है। जब इतने सारे विधायकों का पत्र उसके पास है तो सिर्फ
मेरा नाम क्यों, या दो जो अन्य विधायक हैं उनका नाम क्यों? तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये नए विधायक हैं, उनके एस्पेक्ट जो दोनों विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे, बट मेरा ये है कि मैं नई विधायक हूँ और अच्छे से काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट दिया हुआ था कि इनको आप फंसाने की कोशिश करो। लेकिन वीडियो अगर आप सबने देखा है तो आप साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा है कि ऋतु बनावत का क्या फॉल्ट है, आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर भी मेरा नाम घसीटा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। जानू जी, आपने भी सुन लिया, ऋतु बनावत ने सीबीआई जांच की मांग रख दी है। सबसे लंबी बात मीडिया के साथ अगर किसी ने की तो ऋतु बनावत ने की। बीजेपी के रेवत राम डांगा तो उसमें थे कि मुझसे कुछ ना पूछो, मैं कुछ कह ना पाऊंगा। कैसे देख रहे हैं इस विधायकों के ऊपर लगे हुए दाग को? क्योंकि एक विधायक पैसे सवाल के एवज में मांग रहा था, 3 सौदा कर रहे थे। ऋतु बनावत कह रही है मेरे साथ कोई डील नहीं हुई, पर स्टिंग यही कहता है। देखो आशीष जी, ये जो स्टिंग है, ये स्टिंग भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। उन्होंने बड़ी संख्या में 55 विधायकों का नाम बताया और 3 का लिस्ट जारी हुआ। इसका मतलब है 52 के साथ उस समाचार समूह की या स्टिंग करने वाले की क्या डील हुई, वो भी तो वो सार्वजनिक करे। उसने इस सारे प्रकरण में खुद की ओर से कोई मुकदमा दर्ज एसीबी में नहीं कराया है। अगर उसने किसी को 10 लाख रुपए दिए हैं और एसीबी में मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, तो वो 10 लाख रुपए डूबने के लिए क्यों छोड़े हैं? उसकी तनख्वाह तो 18-20 हज़ार है, उसके पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए? बहुत से सवाल इस स्टिंग पर हैं। ये प्रायोजित है, इसकी टाइमिंग जो है वो इस बात का संकेत है कि इसके पीछे जिस किसी के राजनीतिक लाभ हैं उसकी ओर से ये डिजाइन किया गया है। बाकी तो कैमरा झूठ नहीं बोलता, पर कैमरे को स्क्रिप्ट बना के झूठा सिद्ध किया जा सकता है, झूठ भुलवाया जा सकता है। आप तो रोज कैमरे के सामने रहते हैं, कैमरे की मजबूरी भी समझते हैं। वो आपकी बात ठीक है साहब, के समाचार पत्र ने जो भी कहा सुना वो अलग विषय हो जाता है, उसके ऊपर विधानसभा जांच करने की बात कर रही है। पर क्या विधायक डील कर रहे हैं ये उचित है क्या? निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में आज की तारीख में जिस प्रकार का चुनावी सिस्टम है, उसमें ईमानदार बिना डील के राजनीति करने वाला नेता ढूंढना मुश्किल है। ये बयान दे रहे हो आप? मैं बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। ये 3 विधायक जो स्टिंग में आए, यही बेईमान नहीं है। 197 का क्या हाल है, उनका भी स्टिंग करके देख लो। और सचिवालय में बैठने वाले IAS अधिकारी ईमानदार है, इसका भी पता करके देख लो। कोई ईमानदार नहीं है, बस जो पकड़ा गया चोर, जो बच गया, उसका कोई नहीं मचाए शोर। तो 40% की मांग हो जाती है। देखो, जिस प्रकार का सारा रेट आया है, दरी का, इसका उसका, उस सारे से पता चलता है कि जो टाटपट्टी स्कूल में बिछाने के लिए दी जा रही है, उसके लिए विधायक अनुशंसा की चिट्ठी किसके कहने पे लिख रहे हैं। और वो जो फर्म का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है, वो फर्म दरी बेचने के लिए शिक्षण संस्थाओं से, शिक्षा विभाग के मंत्री से, अधिकारियों से चर्चा के बजाय विधायकों के पास डायरेक्ट चिट्ठी लिखवाने क्यों जा रहे हैं? बहुत से सवाल हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। पर क्योंकि दैनिक भास्कर ने इस स्टिंग के पीछे खुद को जोड़ा है, और दैनिक भास्कर कल जब वहां विधानसभा की समिति की बैठक हुई, उसके बाद हेडलाइन लगाता है कि विधायक अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दे पाए, विधायक कोई अपराधी हैं, इसका कोई सबूत भी वहां सद्भावना कमेटी के पास नहीं है। केवल अखबार की खबर को ही सबूत माना जाए तो फिर हर कोई फांसी पे चढ़ सकता है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है कि खबर को सबूत नहीं माना जाए, पर आपने भी तो अभी कहा कि 197 की भी तो जांच करा लो, वो भी ईमानदार नहीं है। बिल्कुल, राजनीति में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया है। अभी मैं एक घटना नहीं, अनेकों घटनाओं का उल्लेख कर सकता हूं। भाई एक बात, भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा राम का चर्चा कर रही है, जी राम बनाया उन्होंने, नरेगा को जी राम जी बनाया है। वो भारतीय जनता पार्टी 2 साल पहले जब अशोक गहलोत के शासन में कह रही थी कि हम गाय की, धर्म की पालना करेंगे, और 8/11/2025 को जब बैठक हुई थी पशुपालन विभाग के डायरेक्टर की, तब क्या घोषणाएं हुई थी, क्या एजेंडा था, और आज दिन तक 12वां महीने चल रहा है, 2025 का गौशालाओं का अनुदान रिलीज नहीं हो रहा। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात होगी सरकार के लिए कि जो गायें हैं उनके निवाले के नाम पर जनता से टोल टैक्स में, पेट्रोल डीजल में अधिशेष वसूला जा रहा है, बिजली में वसूला जा रहा है, और गायों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी सरकार के लिए? तो क्यों नहीं दिया जा रहा है?
ये क्यों का शब्द तो मीडिया का चौथा स्तंभ सरकार से, सरकार के प्रवक्ताओं से और मुख्यमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसके प्रवक्ताओं से पूछे तो अच्छा है। मैं तो पूर्व हूं। आप रिसर्च करके आए हो और पूर्व तो आप भी हो, रिसर्च करके आए हो, तो आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या इसमें भी कोई डील वील होनी बाकी रह रही है क्या? देखो, जो पैसा है, जिस मद का पैसा है, उस मद में काम आने के बजाय दूसरी जगह जब काम लिया जाता है तो समायोजन का इंतजार किया जाता है। जब दूसरे हेडिंग का पैसा आएगा तो ही जिस हेडिंग का पैसा दूसरी जगह काम लिया गया वहां पहुंचेगा और तभी गौशालाओं को, गाय को निवाला मिलेगा। आपके शेखावाटी के एक नेता है राजेंद्र गुड़ा जी। उन्होंने एक बार मेरे साथ में एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था वो जो पार्टी आपके जयकृष्ण पटेल पकड़े गए थे पैसा लेते हुए बागी डोरा वाले, तो उन्होंने कहा था कि बोले ये तो भोला है बेचारा, ये तो सभी कर रहे हैं और ये तो फंस गया। नहीं, देखो, राजेंद्र गुड़ा नहीं, इस विषय में श्रवण कुमार जी जो पिलानी सूरजगढ़ से विधायक है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भाई विधानसभा से भ्रष्टाचार शुरू होता है और सच्ची बात भी है। विधानसभा के फ्लोर पर बैठने वाले आदर्श की बातें भले ही करें, हाँ, उन्होंने भ्रष्टाचार में खुद को लिप्त तो कर लिया पर वो पकड़े नहीं गए, इसलिए वो इज्जतदार हैं और जो पकड़े गए वो गद्दार हैं। अच्छा, एक चुनाव के अंदर जानू जी कितना पैसा खर्च हो जाता होगा? करोड़ों रुपए। कितना करोड़? देखो, जैसा चुनाव होता है वैसा खर्च होता है। पर डे 5 लाख 4 लाख से कम का खर्चा नहीं होता। 20 दिन का चुनाव अभियान होता है तो ये देख लो, करोड़ रुपए से कम का खर्चा किसी मिनिमम से मिनिमम छोटी से छोटी विधानसभा में नहीं होता। और बाकी जो पैसे की ताकत से चुनाव लड़ते हैं और जो हर बार चुनाव जीत कर आते हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और अभी तो इस सारे विषय में 7 बार 8 बार 5 बार जीत कर आने वाले किसी विधायक से आप सवाल करें तो अच्छा लगेगा। मैं तो एक ही बार लड़ा हूं। वो तो अपनी राज की बात कैसे बताएंगे? आप एक बार तो चुनाव लड़े हो। जी बिल्कुल, मैं एक बार लड़ा हूँ, मेरा 30 लाख रुपए खर्च हुआ था। अगर जीत जाते तो तनख्वाह कितनी होती? देखो, विधायक की जो तनख्वाह होती है वही मेरी तनख्वाह होती है। बेसिकली मैं विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, मुझे तो मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ाया। मिलती तो सही ना सर? हाँ, तनख्वाह बिल्कुल मिलती। और जो सारे भत्ते मिला के कितना होता है? लगभग लाख रुपए। लाख रुपया तो 5 साल के लिए बने तो 60 महीने हो गए तो 60 लाख हो जाता जी, तो डबल हो जाता, तो रिकवरी हो जाती क्या? देखो, विषय अगले चुनाव में कितना खर्चा होता है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जो खर्चे का दायरा है वो बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि जनप्रतिनिधि जो है वो भ्रष्टाचार करने के लिए बाध्य हो जाता है। और कुछ लोग पार्टी संचालक हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करके पार्टी कोष से लड़ लेते हैं। और कुछ लोग जो अपनी ताकत से लड़ते हैं उन्हें तो भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है या फिर ऐसा कोई काम करना पड़ता है जिससे उनके पास उस प्रकार का पैसा आ जाए जिससे चुनाव लड़ा जा सके। मेरी रविंद्र सिंह भाटी से बात हुई थी, मैंने पूछा था कि विधायक जो है वो कैसे पैसा कमा सकता है, तो उसने कहा व्यापार करो। अगर विधायक व्यापार करेगा तो विधायकी कौन संभालेगा? देखो, ये सब बोलने की और दिखाने की बातें हैं। सच्चाई बात यह है कि विधायकों के पास जो पैसा आता है वो भ्रष्टाचार का ही पैसा है, काला धन ही है। जिस काले धन की बातें बहुत सालों से चल रही हैं पर नियंत्रण नहीं हो रहा। राजनीति में काले धन के बोलबाले की बातें, सदन में सवाल से लेकर किस प्रकार के सवाल पूछने हैं, किसका क्या उत्तर डिस्क्लोज करना है, हर बात का भ्रष्टाचार है। बहुत कुछ स्टिंग इन विषयों पे हो चुका है, अभी भी रिसर्च जारी है। जब तक जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होगी, राजनीति का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो आप जनता को दोषी मानते हो विधायकों के इस भ्रष्टाचार के पीछे? निश्चित रूप से लोकतंत्र में मालिक जनता है और जनता गलती करती है तभी तो एक आदमी 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार जीत जाता है। जनता उसके भ्रष्टाचार को नहीं पहचानती है, इसीलिए तो वो भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार करके भी जननेता बना रहता है। पर जनता को जब तक ये शिक्षण प्रशिक्षण जिसका संकल्प राजनीतिक दल अपने मेमोरेंडम में चुनाव आयोग को देते हैं, वो काम कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा राजनीति से कभी? देखो, भ्रष्टाचार को अभी तो जनता ने शिष्टाचार माना हुआ है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी, किसी भी प्रकार का सिस्टम हो। आज सरकारी कर्मचारी काम की तनख्वाह नहीं लेता है, वो तनख्वाह तो लेता है वहां जाने की और काम के लेता है पैसे। आज ये बात हर विभाग में नीचे से ऊपर तक स्थापित है और इस सत्य को मीडिया भी जानता है, लोकसभा विधानसभा के सदस्य भी जानते हैं, पर फिर भी सब अनजान बनते हैं। यही लोकतंत्र की विडंबना है। विडंबना है साहब। इन 3 विधायकों का क्या होता नजर आ रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। एक अखबार ने, एक मीडिया ने प्रायोजित स्टिंग किया है। अब विधायकों की जो रिवर्स क्यूरी है उसमें जिस प्रकार की एफएसएल रिपोर्ट आनी है, वो वीडियो और वो डॉक्टरेट नहीं है, वो बातें आनी है।
और इन सारों की रिपोर्ट आने के बाद वही जलेबी बननी है, क्योंकि जो समिति है उसमें सहयोगी विधायकों का मामला है, उधर मीडिया हाउस का मामला है। तो मीडिया हाउस को किसने इस्तेमाल किया है, उसने कर लिया, अब इसका परिणाम आए ये तो जरूरी नहीं है। तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा? अभी तक की जो परंपरा रही है उसको ध्यान में रखें तो ये ऐसे ही चलने की संभावना ज्यादा है। सीबीआई को चली गई जांच, तो क्या और भी कोई लपेटे में आ सकता है? चांस कम है। सीबीआई चलाकर अधिकारियों के और नेताओं के मामलों के पंगे लेता नहीं है। अब ऐसा कोई प्रेशर बनेगा नहीं तो सीबीआई के पास मुकदमा जाता दिख नहीं रहा। लीजिए साहब, ये आप सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ता प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कृष्ण कुमार जानू को। आप जाट महासभा के महासचिव भी हैं और एक इंडिपेंडेंट जो हैं ये सोच रखते हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, तो इन्होंने जो भी लोकतंत्र की खूबियां और खामियां हैं वो दोनों बता दी। इनका कहना है कि जनता कहीं ना कहीं दोषी है उस भ्रष्टाचार के पीछे, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यही कारण है कि जनप्रतिनिधि कैसे भी और किसी भी तरीके से जनता को चलाता रहता है। तो जनता को भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे आने की आवश्यकता अब है और राजनीतिक ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये कह देने मात्र से कि मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता से सब ठीक नहीं हो जाएगा, ये कहना और ज़्यादा घातक साबित हो रहा है राजनीति के लिए और हमारे भविष्य के लिए। अब इन विधायकों का क्या होगा, समय लिया गया है, सबूत पेश होंगे, जांच कमेटी तक जाएंगे, जांच सीबीआई तक जाती है नहीं जाती है वो देखना होगा। अभी बहुत कुछ देखना और सुनना इस विषय के अंदर बाकी है। बहरहाल फ़िलहाल अभी कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।